नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कीप लर्निंग पे। तो दोस्तों आज हम लोग की क्लास होने वाली है। आज हम लोग पढ़ेंगे होम बेस्ड एजुकेशन के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन के कई टॉपिक्स को कवर किया है, जिसकी वीडियोस दोस्तों आपको चैनल पर मिल जाएंगी। आपको दोस्तों प्लेलिस्ट मिल जाएगी स्पेशल एजुकेशन के नाम से, वहाँ आप लोग देख सकते हैं सारी वीडियोस। और अगर दोस्तों आपको क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के PDF पा सकते हैं दोस्तों। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, होम बेस्ड एजुकेशन। भारत सरकार द्वारा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा प्रणाली को निरंतर समावेशी बनाया जा रहा है। समावेशी शिक्षा का प्रावधान कानून तथा नीतियों में शामिल है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रत्येक दिव्यांगता वाले बच्चे को नियमित अथवा विशेष विद्यालय में शिक्षा का अधिकार है। इसके लिए स्पेशल एजुकेटर द्वारा विद्यालय के अतिरिक्त अन्य बच्चों के साथ ही रिसोर्स सेंटर में गंभीर अथवा एक से अधिक दिव्यांगता से प्रभावित बच्चों के लिए पुनर्वास व शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं में बच्चों के माता पिता के साथ साथ सहयोग करते हैं। गंभीर और बहुदिव्यांगता के कारण स्कूल जाने पर बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु होम स्कूलिंग का प्रावधान है। होम बेस्ड एजुकेशन प्राप्त कर रहे किसी भी बच्चे को सामान्य प्रणाली से शिक्षा प्राप्त कर रहे अन्य बच्चों से समतुल्य माना जाता है। यानी कि दोस्तों कुछ बच्चे आपने देखे होंगे जो ना तो नॉर्मल स्कूल ना ही दोस्तों जो स्पेशल स्कूल होते हैं उनमें जा सकते हैं। तो दोस्तों उनके लिए होम बेस्ड एजुकेशन का प्रावधान है, जिसके तहत दोस्तों कुछ देर स्पेशल एजुकेटर अपना समय देगा और बाकी के समय दोस्तों माता पिता उसका समय देंगे। तो उसको दोस्तों जैसे कि शिक्षा स्कूल में प्राप्त की जाती है उसी स्तर की शिक्षा दोस्तों उसको घर में दी जा सकती है। उसी को दोस्तों होम बेस्ड एजुकेशन कहा जाता है। होम बेस्ड एजुकेशन का उद्देश्य बच्चे को स्कूल की तैयारी और जीवन जीने के लिए तैयार करना है। यानी कि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन बच्चों में दोस्तों जो दिव्यांगता का स्तर होता है वह काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उनको दोस्तों स्कूल जाने के लिए तैयार करने के लिए हम लोग उसको पहले होम बेस्ड एजुकेशन देते हैं, जिसके माध्यम से वो अपने दैनिक जीवन के जो कार्य होते हैं वो कर सके और स्कूल जाने के लिए तैयार हो सके। प्रायः इन बच्चों द्वारा दैनिक जीवन की गतिविधियों की दक्षताएं प्राप्त करने तथा सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के उपरांत विद्यालय में ट्रांजिशन कराया जाता है। यानी कि दोस्तों जो सहायक उपकरण हैं कुछ बच्चे उनको भी नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उनको भी दोस्तों यूज़ करना पहले सिखाया जाता है उनको। ऐसे गंभीर एवं बहुदिव्यांग बच्चे जो किसी भी स्थिति में विद्यालय नहीं आ पाते हैं, प्रायः स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा उनके घर पर ही उन्हें शिक्षा प्रशिक्षित किया जाता है। होम बेस्ड एजुकेशन के आवश्यक घटक निम्नलिखित हैं। यानी कि दोस्तों होम बेस्ड एजुकेशन से पहले ही तो बच्चे को दोस्तों हम लोग पुनर्वास भी करते हैं, बच्चे की दोस्तों स्कूल जाने के लिए उसको तैयार भी करते हैं। अगर दोस्तों उसके बाद ही बच्चा नहीं तैयार हो पा रहा है स्कूल जाने के लिए अपनी दिव्यांगता के कारण या फिर किसी अन्य कारणवश, तो उसको दोस्तों उसके घर में ही हम लोग स्कूल के स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। और दोस्तों हम लोग देखेंगे जो घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं होम बेस्ड एजुकेशन के, वो क्या हैं। तो पहला दोस्तों इसमें आता है सतत एवं व्यापक सहयोग, यानी कि दोस्तों कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट। दिव्यांग बच्चों के सभी ज्ञान क्षेत्रों जैसे कि संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक, अधिगम, दैनिक जीवन की गतिविधियों और संप्रेषण आदि में कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है। यानी कि दोस्तों बच्चे का जो संज्ञानात्मक, सामाजिक जो क्षेत्र होते हैं दोस्तों, अधिगम वाले, दैनिक जीवन की गतिविधियाँ, इनको दोस्तों सबसे पहले ऐसे हम लोग कार्यक्रम डिजाइन करेंगे, ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे जिससे कि बच्चा ये सब चीज़ें सीख सके। कार्यक्रम हस्तक्षेपण में केंद्र में बच्चा परिवार को रखकर बच्चे के आकलन एवं मूल्यांकन दोनों को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों होम बेस्ड एजुकेशन में जो सेंटर में रहता है वो बच्चा ही रहता है, यानी कि दोस्तों चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होती है, जहां एक और व्यापक समर्थन मुख्य रूप में बच्चों की आवश्यकताओं, सीखने की गति और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ पर केंद्रित होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर शिक्षकों द्वारा सुविधाओं, अनुकूलन और समर्थन को सम्मिलित करने वाली गतिविधियों पर व्यक्तिगत एवं दिव्यांगता विशेष पर विचार करना है, चिंतन करके विश्लेषण करना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो होम बेस्ड एजुकेशन होती है, जैसा कि मैंने बताया, इसका जो मुख्य कारण होता है वह बच्चे की जो दिव्यांगता स्तर होती है वह काफ़ी अधिक होती है।
तो दोस्तों इसमें ना हम लोग केवल उसको उच्च स्तर की दोस्तों शिक्षा प्रदान करेंगे, बल्कि दोस्तों उसके पुनर्वास के लिए उसकी दिव्यांगता के अनुसार जो हम लोगों को कदम उठाने चाहिए वह भी हम लोग करेंगे। दिव्यांग बच्चों में शारीरिक कारक, व्यक्तिगत कारक और स्वास्थ्य कारकों के बीच में अंतर को उसे भागीदारी के अवसरों द्वारा मध्यम कम किया जा सकता है। यह गतिविधियां बच्चों के वातावरणीय कारकों को ध्यान में रखते हुए की जाती हैं। यानी कि दोस्तों जो कारक हैं, यानी कि शारीरिक कारक हैं, व्यक्तिगत कारक हैं और स्वास्थ्य के जो कारक हैं, जो उसके दोस्तों मार्ग में बाधा बन रहे हैं, उनका हम लोग दोस्तों आकलन करते हैं और दोस्तों गतिविधियां करने में वो कौन सी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं उनका हम लोग दूर करते हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग का जो दूसरा घटक है वो आता है बाल विकास के प्रमुख 6F, यानी कि दोस्तों जो हम लोग की 6F की थ्योरी है इसको हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों 6F माने दोस्तों F से 6 वर्ड लिए गए हैं, जिसमें पहले F का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन अर्थात कार्य। फंक्शन के अंतर्गत बच्चों के द्वारा स्वयं गतिविधियों को करना, जैसे कि स्वयं खाना खाना या स्वयं लिखना या स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना या न्यूनतम सपोर्ट के साथ दैनिक जीवन से संबंधित क्रियाकलाप करना आदि शामिल है। इस तरह के क्रियाकलापों को स्वयं करने से बच्चे में कार्य क्षमता का सुधार होता है। फंक्शन का मतलब दोस्तों होता है कि जो दैनिक जीवन के दोस्तों कार्य हैं वो बच्चा स्वयं कर पाए, और अगर स्वयं नहीं भी कर पा रहा है अपनी दिव्यांगता के स्तर के कारण, तो दोस्तों मिनिमम यानी कम से कम जितना सपोर्ट दिया जा सके जिससे बच्चा अपना काम कर सके तो उसको हम लोग प्रदान करते हैं। अगर दोस्तों बच्चा स्वयं कोई भी कार्य करता है, छोटे से छोटा कार्य भी स्वयं कर रहा है, तो उसकी दोस्तों जो निर्भरता है दूसरे के ऊपर वह समाप्त होती है और उसकी दोस्तों कार्य क्षमता है वो जो बढ़ती है। दूसरे F का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है फैमिली, यानी परिवार। परिवार अपने दिव्यांग बच्चे के बारे में अधिक जानकार और अधिक अनुभवी होते हैं। बच्चा अपने परिवार में स्वयं को सहज व सुरक्षित महसूस करता है और परिवार पर विश्वास करता है। इसलिए सभी प्रोफेशनल द्वारा बच्चे को सुनना, उनका सम्मान करने और हस्तक्षेपण में सहभागीदारियों के रूप में परिवारजनों के साथ मिलने बैठने का अवसर देना होगा। यानी कि दोस्तों एक बच्चे की जो फैमिली होती है, जो परिवार होता है, उससे बेहतर बच्चे को कोई नहीं जान सकता है। तो दोस्तों स्पेशल एजुकेटर्स जो होते हैं बच्चे की दिव्यांगता में हस्तक्षेपण करने के लिए उसके परिवार से दोस्तों मिलना चाहिए, बैठना चाहिए, दोस्तों बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तीसरे F का मतलब होता है दोस्तों फिटनेस, यानी फिटनेस माने स्वास्थ्य। बच्चे को व्यायाम और अन्य मनोरंजक अवसरों सहित शारीरिक रूप से सक्रिय रहने के अवसर प्रदान करने होंगे, जिससे बच्चे सक्रिय, फिट और स्वस्थ रह सकें। यानी कि दोस्तों फिटनेस का मतलब बच्चे को हमें सक्रिय रहना होगा, सक्रिय करना होगा, जिससे दोस्तों बच्चा व्यायाम कर सके और भी दोस्तों जो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनमें फिजिकल वर्क इन्वॉल्व होता है वो भी दोस्तों बच्चे से कराए जाने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो चौथा F है उससे मतलब होता है फ़न। फ़न माने दोस्तों मनोरंजन। जब तक बच्चे का मन किसी गतिविधि में नहीं लगता है तब तक उसे मस्तिष्क में सीखने से नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए बच्चे के साथ की जाने वाली सभी गतिविधियों को दिलचस्प, प्रेरक एवं मस्ती से भरा होना चाहिए, जिसमें बच्चे पूरे मन से सम्मिलित हों और उसे करने में आसानी का अनुभव करें। तो दोस्तों बच्चे को अगर हमें कोई चीज़ सिखानी है तो उसे हम लोग खेल खेल में सिखाएंगे, मनोरंजन के माध्यम से सिखाएंगे। और अगर कोई हम लोग गतिविधि कर रहे हैं तो दोस्तों वह इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, जिससे बच्चा उसमें स्वयं से भाग ले। उसके बाद दोस्तों जो पांचवा F आता है उसका मतलब होता है फ्रेंड्स, यानी कि मित्र। मज़ेदार गतिविधियों दोगुनी व रोमांचक हो जाती हैं जब ये मित्र के साथ की जाती हैं। ऐसी गतिविधियाँ सहकर्मी समूह के साथ मेल मिलाप बढ़ावा देती हैं तथा दिव्यांग बच्चे का स्वाभाविक रूप से सामाजिक और भावनात्मक विकास करती हैं। तो दोस्तों फ्रेंड्स जो हैं, मान लीजिए आप कोई गतिविधि कर रहे हैं तो अकेले आपको मज़ा नहीं आएगा, अगर दोस्तों आपके दोस्त भी साथ में हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि कोई गतिविधि कराई जाए तो उसे फ्रेंड्स के साथ कराई जाए, सहकर्मियों के साथ कराई जाए, जिससे दोस्तों भावनात्मक का भी विकास होगा बच्चे की। उसके बाद दोस्तों छठा F आता है, उससे होता है फ्यूचर, यानी कि भविष्य। बाल विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत भविष्य में बच्चे में धीरे धीरे हर संभव सीमा तक स्वायत्तता विकास होती है। यानी कि दोस्तों बच्चे को धीरे धीरे अपने भविष्य के लिए स्वयं से कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, स्वायत्तता विकसित करनी चाहिए। बच्चे भविष्य के आस पड़ोस की विभिन्न स्थितियों में भाग लेने एवं स्वतंत्रता विकसित करने के लिए
प्रोत्साहन और अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। परिवार और बच्चे भविष्य के लिए सपने साझा करते हैं। हमें बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें ऐसा रोड मैप बनाना चाहिए जो शिक्षकों, थेरेपिस्टों और बच्चों के परिवार टीमों भावना के कार्य में करने सहायक हो, जिससे वे 6F की भली भांति सम्मिलित कर पाएँ। यानी कि दोस्तों हमें बच्चों के भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए जो 6F हैं इनका यूज़ करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो हम लोग की आते हैं गंभीर और बहुदिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण के लिए बहुबिंदु, यानी कि दोस्तों की पॉइंट्स फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग फॉर चिल्ड्रन विद सीवियर एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज़। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे जो मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं या फिर दोस्तों जिनकी दिव्यांगता का स्तर काफ़ी अधिक है, तो उनके दोस्तों क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। बच्चों के शैक्षिक सपोर्ट सेवाओं के लिए विद्यालय व अभिभावकों की एक सम्मिलित रणनीति होनी चाहिए जो कि बच्चों की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करती हो। बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में निम्नलिखित अनुकूलन और रूपांतरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों चलिए अपने पॉइंट्स देखते हैं। पहला दोस्तों पॉइंट आता है कि पाठ को सरलीकृत करते हुए मूर्त वस्तु का प्रयोग करके धीरे धीरे अमूर्त वस्तु को चित्र या उदाहरण से उतारना। यानी कि दोस्तों डिडक्टिव मेथड की यहाँ पे बात की गई है कि पहले उसको मूर्त वस्तु दिखाएं बच्चे को, उसके बाद दोस्तों उसको अमूर्तता के कॉन्सेप्ट की ओर ले जाएं, जिससे दोस्तों बच्चा आसानी से कोई चीज़ सीख सके, उससे उसको कठिनाई न महसूस हो। जैसे जैसे बच्चा एक समय में एक कौशल में कार्य करके सीखता जाता है, उसी धीरे धीरे उस कौशल विशेष में दिए जाने वाले सपोर्ट को कम करना, बच्चे को मॉडलिंग के साधनों को दिखाना और समझाना। यानी कि दोस्तों बच्चा अगर कोई कौशल है उसको स्वयं से सीखता जा रहा है, उसमें दक्षता हासिल करता जा रहा है, तो उसमें आप अपना सपोर्ट कम कर दें और किसी अन्य कौशल को सिखाने के लिए अपना सपोर्ट अधिक कर दें। बच्चे द्वारा सीखने और प्रत्युत्तर देने के लिए श्रव्य, दृश्य और स्पर्शीय ज्ञान कराना। यानी कि दोस्तों ऑडियो, विजुअल और टैक्टाइल दोस्तों ज्ञान बच्चे को होना चाहिए। बच्चे द्वारा सीखी गई अवधारणाओं या संकल्पनाओं की स्मृति को बढ़ाने के लिए अभ्यास और पुनर्बलन के अनेक अवसर प्रदान करना तथा लगातार स्मृति जांच का उपयोग करना। तो दोस्तों बच्चों की जो संकल्पना होती है, जो उनका दोस्तों माइंड में जो चीज़ें चलती रहती हैं, उनकी स्मृति होती है, मेमोरी होती है, उसको बढ़ाने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों उनको अवसर देने चाहिए और दोस्तों समय समय पर उनकी स्मृति की जांच भी करनी चाहिए। बच्चों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का उपयोग करके अवसर और समय प्रदान करना, जैसे कि पिक्चर्स बोर्ड व हाव भाव आदि को संकेत अर्थात साइन करके बताना। यानी कि दोस्तों बच्चों का आकलन करते समय हमेशा एक ही मेथड ना यूज़ करें, हमेशा अलग अलग मेथड का यूज़ करें। सिखाने में मीडिया के अनेक साधनों तथा आदर्श वीडियो, एनिमेशन, ऑडियो क्लिप्स अर्थात इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स प्रणाली के माध्यम से 5 ज्ञानेंद्रियों जैसे कि देखना, सुनना, स्वाद, स्पर्श, सूंघने को सम्मिलित करना। यानी कि दोस्तों हम लोग ICT का प्रयोग करेंगे और बच्चों के दोस्तों 5 इंद्रियों को हम लोग स्टिमुलेट करेंगे। बच्चे के लिए मनोरंजक खेलकूद व आपस में संवादात्मक विभिन्न अधिगम शैलियों से जुड़ी हुई आवश्यकताओं के लिए अधिगम सामग्री के लिए सीखने को सशक्त बनाना। दोस्तों हम लोग ऐसी अधिगम सामग्री दोस्तों सशक्त बनाएं जिससे दोस्तों बच्चे मनोरंजन और खेलकूद के माध्यम से, आपस में बातचीत के माध्यम से चीज़ों को सीख पाएँ। दैनिक जीवन से संबंधित गतिविधियों और व्यवहारिक लक्ष्य निर्धारण में एकेडमिक संशोधन एवं रूपांतरण प्रदान करना। यानी कि दोस्तों जो दिव्यांग बच्चे होते हैं उनकी दैनिक जीवन को जो आवश्यकताएं होती हैं उनको ध्यान में रखते हुए दोस्तों जो करिकुलम होता है उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। बच्चे को स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा की समझ के लिए वीडियो एवं अन्य दृश्य सामग्री के माध्यम से समझाना। यानी कि दोस्तों जो डेली जीवन में चीज़ें होती हैं स्वच्छता को लेकर, जैसे कि हाथ धोना बार बार, उनके लिए दोस्तों बच्चों को वीडियो के माध्यम से या फिर दोस्तों जो श्रव्य मेथड होते हैं उनके माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। बच्चे को सहायक उपकरण प्रदान करके उसकी स्वतंत्रता को बढ़ावा देकर गतिशीलता प्रदान करें, जिससे बच्चे की मांसपेशियों को ताकत, बौद्धिक क्षमता, अस्तित्व और स्वास्थ्य में वृद्धि हो सके। यानी कि दोस्तों बच्चे को जो चलने फिरने में समस्या है उसको दोस्तों हम लोग जो उपकरण चाहिए, उसको यंत्र चाहिए, सहायक यंत्र उनको प्रदान करना चाहिए ताकि बच्चा दोस्तों जो स्वयं पे निर्भर हो सके। नोडल टीचर, उसके बाद दोस्तों आता है
विद्यालय के प्रधानाध्यापक अर्थात नोडल टीचर का मुख्य कार्य स्पेशल एजुकेटर के साथ समन्वय कर दिव्यांग बच्चों का चिन्हांकन एवं नामांकन कर विद्यालय में समावेशी एवं सुगम वातावरण का निर्माण करना है। अन्य बच्चों के साथ ही दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। इसके साथ ही स्पेशल एजुकेटर के साथ समन्वय स्थापित करते हुए दिव्यांग बच्चे के परिवार और बच्चे के साथ नियमित रूप से घनिष्ठ समन्वय करते हुए दिव्यांग इससे धीरे धीरे बच्चा प्रतिदिन बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान अवधारणा की और उन्मुखित होता जाता है, जैसे कि सामान्य विद्यालयों में किया जाता है। नोडल टीचर और उस समय पर बच्चे के माता पिता की काउंसलिंग मार्गदर्शन करना आदि कार्य में किए जाते हैं नोडल टीचर से अपेक्षाएं। तो दोस्तों यहाँ पे नोडल टीचर से क्या क्या अपेक्षाएं हैं, नोडल टीचर को क्या क्या करना चाहिए, वो यहाँ पे दोस्तों पॉइंट दिए गए हैं। नोडल टीचर को विचारशील, संवेदनशील और निष्पक्ष होना चाहिए। सभी बच्चे सीख सकते हैं। नोडल टीचर को इस बात के लिए गहराई से प्रतिबद्ध होना चाहिए तथा इस बात को दिव्यांग बच्चों एवं उनके परिवारों तक पहुंचाना चाहिए। नोडल टीचर के द्वारा दिव्यांग बच्चों को वांछित कौशल सिखाएं कि प्रत्येक प्रयास को पहचान कर उसे सुदृढ़ बनाना तथा बच्चों को अभिप्रेरित करते हुए उनके आत्मविश्वास का निर्माण करने में सहयोगी होना चाहिए। सभी बच्चों को नियमित अंतराल पर सीखने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सार्थक अवसर प्रदान करनी चाहिए। नोडल टीचर द्वारा दिव्यांग बच्चे को समावेशी शिक्षा प्रदान करने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, यह निम्नलिखित तालिका में अंकित है। तो दोस्तों यहाँ पर टेबल दी गई है, इसमें बताया गया है कि एक नोडल टीचर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको लाइन से। तो दोस्तों नोडल टीचर को बच्चे को उसके नाम से पुकारें, ना कि उसकी दिव्यांगता के नाम से। और क्या ना करें दोस्तों, यहाँ पे बच्चे को CPMD या MR चाइल्ड के रूप में संबोधित ना करें। दिव्यांग बच्चे को संबोधित करने का सही तरीका नहीं है दोस्तों। ये तो जनरल बातें हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं। बच्चे को बार बार सीखने के लिए अवसर प्रदान करें। निश्चित समय अवधि में उसके सीखने में पुनर्बलन प्रदान करने सुनिश्चित करें। बच्चे को पिछली बातचीत को याद नहीं रखने के लिए हतोत्साहित नहीं करें। डांटे नहीं एवं अन्य बच्चों के बीच तुलना न करें। बच्चे को दैनिक जीवन में गतिविधियां सिखाने या विशिष्ट शैक्षिक सामग्री में सपोर्ट करने के लिए परिवार या माता पिता को प्रेरित करें। बच्चे द्वारा प्रत्युत्तर नहीं देने के बावजूद भी उससे सिखाने में संकोच ना करें तथा नकारात्मक कथन के द्वारा बच्चे को कमजोरी या दिव्यांगता को उजागर ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं। बच्चे द्वारा वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अभिभावकों को नियोजन, हस्तक्षेपण व मूल्यांकन में सक्रिय सहभागिता के लिए उन्मुखीकृत करना, जिससे परिवार का बच्चे की शिक्षा में लगातार जुड़ाव सुनिश्चित हो सके। बच्चे को सिखाते समय कठिन शब्दों, वाक्यों का प्रयोग ना करें तथा समय, प्रश्नों की संख्या एवं उत्तर देने के तरीके आदि के मामले में दृढ़ता प्रदर्शित ना करें। बच्चे के जीवन कौशल, सामाजिक कौशल और एकेडमिक प्रगति आदि क्षेत्रों में केंद्रित करते हुए स्पेशल एजुकेटर व थेरेपिस्ट आदि से समन्वय कर व्यक्तिगत शिक्षा योजना में सम्मिलित कराएं व सही संप्रेषण सुनिश्चित करें। माता पिता से यह अपेक्षा ना करें कि वे लर्निंग आउटकम को समझेंगे। बच्चे द्वारा अभिभावक स्पेशल एजुकेटर व थेरेपिस्ट की सहायता से विशिष्ट और क्रमिक प्रगति की प्राप्ति के लक्ष्यों का निर्धारण करें। सभी दिव्यांग बच्चों की क्रमिक प्रगति के लिए एक ही विकल्प पर विश्वास नहीं करें। दिव्यांग बच्चे की शीघ्र पहचान है तो सावधानीपूर्ण अवलोकन करें और हस्तक्षेपण इंटरवेंशन के लिए नोट तैयार करें। समय पर हस्तक्षेपण के लिए विशेषज्ञों द्वारा निदान प्राप्त करने तथा बच्चों को विकास में होने वाली देरी में अनदेखा न करें। समय पर हस्तक्षेप के लिए विशेषज्ञों द्वारा निदान प्राप्त करने तथा बच्चों को कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने में माता पिता की भागीदारी सुनिश्चित कराना एवं बच्चे को कमजोरियों को शक्तियों के बारे में उनके माता पिता को बताएं। बच्चे के व्यवहार में विभिन्न पहलुओं को सीखने में पाठचर्या से अलग ना करें। तो दोस्तों जनरल पॉइंट्स से इसमें कुछ ज़्यादा सोचने समझने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैंने पढ़ दिया है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।